इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल और उसका सामान्य परिचय को समझेंगे। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को समझने के लिए आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि अर्थात परिस्थितियों को समझेंगे। साहित्य समाज का दर्पण होता है, यानी कि जैसा भी समाज में परिस्थिति होती है वैसे ही साहित्य का सृजन होता है। इसलिए हमें आदिकाल के साहित्य को समझने के लिए आदिकाल की परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। उसी को आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आदिकालीन जो साहित्य रचा गया उस समय राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी उसे समझ लेते हैं। उसके बाद धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थिति को समझेंगे। तो राजनीतिक परिस्थिति को समझते हैं तो पता चलता है कि उस समय राजनीतिक दृष्टि से युद्ध और अशांति का काल था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु 704 विक्रमी संवत में हुई थी। उसके उपरांत उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। गहरवार, परमार, चौहान और चंदेल वंशों के राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे और राजपूत राजा लगातार युद्धों में व्यस्त रहते थे, इसलिए वे शक्ति उनकी कम हो गई थी और विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करने में वो उस समय समर्थ नहीं रह गए थे, क्योंकि आपसी युद्ध में ही उनकी इतनी शक्ति क्षीण हो जाती थी कि अब विदेशी आक्रांताओं से युद्ध करने की उनमें सामर्थ्य नहीं बचती थी। और जो आपस में राजा लड़ते थे, युद्ध करते थे, उनका कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता था। कुछ उनकी आवश्यकता भी नहीं होती थी कि किसी आवश्यकता के वशीभूत होकर वो युद्ध कर रहे हैं। कभी कभी तो अपने शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए वे युद्ध कर लेते थे। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। इसलिए जनता विदेशी आक्रमणकारियों से त्रस्त रहती थी और साथ ही क्योंकि जो राजा थे वे आपस में युद्ध करते रहते थे और उससे भी जनता परेशान रहती थी। आम जनता युद्ध को में जो इच्छा रखते थे, युद्ध के जो शौकीन राजा थे, उनके अत्याचारों को भी सहन करने के लिए विवश थी। तो राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर कहा जा सकता है कि 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक युद्ध का ही कालखंड रहा था, संघर्ष और अशांति से ग्रस्त रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि धार्मिक परिस्थिति कैसी थी। तो उस समय जब हमारा आदिकाल का साहित्य रचा जा रहा था, हमारे देश में अनेक मतांतर चल रहे थे। भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक और पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी इस समय में अपना प्रभाव जमा रहे थे। राजपूत राजा अहिंसा वाले जो धर्म थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उनमें विश्वास नहीं करते थे। उनका शैव मत पर ज़्यादा विश्वास था। इसके साथ ही जो हमारे धर्म थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या वैदिक धर्म, इनमें कुछ विकृतियां भी आ गई थी। जैसे धार्मिक दृष्टि से हम अगर मुख्य रूप से देख रहे हैं तो इस समय 3 धर्मों का विशेष प्रभाव था। 3 संप्रदायों का, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय। बौद्ध धर्म जब विकृत हो गया था, विकृत होकर वो वज्रयान बन गया था और इन वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा जाता था। धर्म के जो वास्तविक आदर्श थे उनसे भटक कर ये आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन और भोग विलास में विश्वास करने लगे थे और ये सिद्ध जो चमत्कार दिखा रहे थे जनता में, इस निम्न वर्ग की जो अशिक्षित जनता थी वो ही इनसे अधिक प्रभावित हो रही थी, क्योंकि वे तंत्र मंत्र और जादू टोना और चमत्कार प्रदर्शन करके जनता पे अपना प्रभाव जमा रहे थे।
12वीं शताब्दी विक्रमी संवत में बौद्ध सिद्धों की प्रतिक्रिया के स्वरूप नाथ संप्रदाय अस्तित्व में आया। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर परम सत्ता का साक्षात्कार हृदय के भीतर ही किया जा सकता है। नाथ पंथ इस विचारधारा को लेकर चलता था और इसके प्रवर्तक गोरखनाथ थे। इन्हीं ने इस नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में विशेषकर गुजरात में जैन मत का अधिक प्रभाव था और प्रचार था। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे और बौद्ध धर्म की जो विकृति हो रही थी, जो तंत्र मंत्र और जादू टोना का प्रभाव जनता पर अपना डाल रहे थे, उस विकृति का प्रभाव जैन धर्म पर भी पड़ रहा था और ये भी अपने आदर्शों से दूर हटता जा रहा था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आई विकृति को देखकर वैदिक और पौराणिक धर्म में भी विकृति आ गई थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि धार्मिक स्थिति भी आदर्श स्थिति नहीं थी। सामाजिक परिस्थिति कैसी थी? सामाजिक परिस्थिति में राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के कारण उसमें भी थोड़ा विशृंखलता आ गई थी। जनता शासन और धर्म दोनों से ही निराश्रित हो रही थी। ना तो शासन अच्छा था और ना ही जो धार्मिक नेता थे वे अच्छे रास्ता दिखा रहे थे। पूजा पाठ तंत्र मंत्र और जप तंत्र में लोग लगे हुए थे, लेकिन सारा आडंबर था। समाज में अगर स्त्रियों की स्थिति देखें तो स्त्रियों के प्रति वो सम्मान भाव और पूज्य भाव नहीं रह गया था, बल्कि वे मात्र भोग्या बनकर रह गई थी। जो राजा थे वे कई कई स्त्रियों के साथ विवाह कर सकते थे। सती प्रथा भी इस काल में बढ़ रही थी और पर्दा प्रथा भी इस काल में बढ़ रही थी और स्थिति ऐसी थी कि जो स्वयंवर प्रथा भी थी और कई बार स्वयंवर प्रथा युद्ध का कारण भी बन जाती थी। जीवन यापन के जो साधन थे वे भी दुर्लभ थे, तो निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता आतंकित थी और जो वर्ण व्यवस्था थी वो भी ब्राह्मणों का वर्चस्व थोड़ा कम हो रहा था और इसलिए उन्होंने जो राजपूत थे, क्षत्रिय थे, उनको थोड़ा नैतिक अस्तित्व देने में अपना प्रभाव दिखा रहे थे। यानी कि उनको अब उनकी आवश्यकता थी, इसलिए ब्राह्मण का वर्चस्व अपना कम ना हो, इसलिए वो उनके साथ मिलजुल कर रहने लगे थे। लेकिन निर्धन वर्ग जो थी, जो शूद्र वर्ग था, उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो कह सकते हैं सामाजिक स्थिति में ना तो स्त्रियों की स्थिति दशा अच्छी थी और ना ही निम्न वर्ग की दशा अच्छी थी। साहित्यिक परिस्थिति में देखें तो साहित्य रचना की 3 धाराएं चल रही थी। एक और परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना हो रही थी, दूसरी ओर प्राकृत अपभ्रंश की भाषा में साहित्य रचा जा रहा था जो जैन कवियों द्वारा किया जा रहा था, और तीसरी धारा हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। यूँ तो इस काल में अपभ्रंश भाषा ही प्रमुख भाषा थी, लेकिन वो धर्म की भाषा थी जिसमें जैन कवि लिख रहे थे। देश भाषा हिंदी में जनता की मानसिक भावनाओं को अभिव्यक्त किया जा रहा था, लेकिन जो मुख्य भाषा थी उसमें दरबारी काव्य ही रचा जा रहा था। चारण कवियों की एक आवश्यकता ऐसी थी कि वो दरबार में राजाओं की यशोगान कर रहा था, तो वो दरबारी कविता ही लिखता था। जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण या ऐसा ही कुछ अत्युक्तिपूर्ण काव्य रचते थे या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय के उत्साह को में उमंग भरते थे, वो ज़्यादा सम्मान पाता था। इसलिए मुख्य रूप से कह सकते हैं कि उस समय कविता दरबारी कविता थी, जनसाधारण की कविता नहीं थी। और दरबारी कवियों में
चारण ही भाट कवि या चारण कवि जो थे वे ही कविताएं करते थे। फिर हम सांस्कृतिक परिस्थिति देखते हैं तो सम्राट हर्षवर्धन के समय से भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर से पर अच्छे तरह से चल रहा था, लेकिन जैसे ही सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई उसके बाद हमारी संस्कृति का भी थोड़ा पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि जो सम्राट हर्षवर्धन थे उनका शासन हिंदू धर्म और संस्कृति की राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था। लेकिन उनके बाद धीरे धीरे जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया तो देश की जो संस्कृति थी वो मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होती गई, और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण और धर्मांधता की भावना से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति के मूल केंद्रों, मंदिरों, मठों और विद्यालयों को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। हिंदुओं की जो स्थापत्य कला यानी कि भवन निर्माण कला थी वो धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत थी और अत्यंत उच्च कोटि की थी। लेकिन जब मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आया तो आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर उसका भी प्रभाव पड़ा। इसके बाद हमारी आता है कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। यानी कि उसको अगर प्रश्न में आता है कि आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं बताइए या आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए, तो दोनों इसी में आ जाएंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता है या जो प्रवृत्ति है वो है ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता का अभाव यानी कि जो इतिहास में वर्णित घटनाएं हैं वे इसमें मैच नहीं करती हैं। हालांकि रासो साहित्य के जो चरित्र नायक हैं वे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। जैसे कि अगर हम पृथ्वीराज रासो का देखें तो पृथ्वीराज हमारे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, लेकिन इन काव्य ग्रंथों में जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनका पालन नहीं किया गया है। इसमें तथ्य कम है और कल्पना अधिक है। परिणाम ये हुआ कि अनेक ऐतिहासिक जो भ्रांतियां हैं वे इसमें उत्पन्न हो गई हैं। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं अपने काव्यों में वे तत्कालीन इतिहास से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। ना घटनाएं मेल खाती हैं, ना नामावली मेल खाती हैं, ना ही तिथियां मेल खाती हैं। दूसरा है कि युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथों में या आदिकालीन साहित्य के जो रासो ग्रंथ हैं उनमें जो युद्ध का वर्णन है वो बिल्कुल सजीव है। इन काव्यों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग हैं वहाँ वहाँ ऐसा लगता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा हो। चारण कवि कलम के नहीं तलवार के भी धनी थे, अतः अवसर पड़ने पर वे अपने अपने आश्रयदाता के साथ, जो उनके राजा आश्रयदाता थे, उनके साथ युद्ध भूमि में जाकर तलवार के हाथ भी तलवार भी हाथ में लेकर काम कर सकते थे, यानी कि युद्ध भी लड़ सकते थे। और युद्ध के दृश्यों का इसीलिए उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और फिर अपने काव्य में उस युद्ध का वर्णन किया जिससे उसमें सजीवता आ गई है। प्रामाणिकता में संदेह, जैसा कि मैंने अभी बताया ऐतिहासिकता का अभाव है। तो जितने भी ज़्यादातर आदिकाल के रासो कवियों की रचनाएं हैं उनमें प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई जाती है वो भी अप्रामाणिक मानी गई है। रामचंद्र शुक्ल तो ये कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इसी प्रकार खुमान रासो, परमाल रासो, उनकी भी प्रामाणिकता संदिग्ध है, उन पर भी संदेह किया जा रहा है। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, जैसा कि अभी हमने कहा कि उसमें युद्धों का सजीव वर्णन है, तो सबसे पहले तो जब वो जो कवि थे ये स्वयं युद्ध में भी जाते थे और जो वीर थे सेना में लड़ने वाले थे उनके हृदय में उत्साह का संचार करने के लिए वीरता की कविताएं लिखते थे, गाते थे, तो उसमें वीर रस होना स्वाभाविक है।
यूँ तो उसमें सभी रसों का समावेश मिल जाएगा, लेकिन वीर और श्रृंगार रस ही इसमें ज़्यादा मिलते हैं। युद्धों का वर्णन होने से ही इसमें वीर रस की योजना अनायास ही हो गई, उसमें कोई विशेष प्रयास करने की ज़रूरत भी नहीं थी। और जब युद्ध करके आते हैं, तो या फिर युद्ध करने के जो कारण थे उसमें पहले भी बताया था कि कई बार शौर्य प्रदर्शन के लिए या सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए ही युद्ध हो जाते थे। तो इसलिए श्रृंगार रस का भी भावपूर्ण वर्णन इसमें मिलता है। राजकुमारियों के स्वप्निल सौंदर्य का भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इसमें मिलता है। नायिका के रूप सौंदर्य के साथ साथ वय संधि यानी कि युवावस्था और षड ऋतुओं का वर्णन भी इसमें मिलता है, जो कि सारा श्रृंगार रस में आता है। अगला है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, क्योंकि जैसे अभी पहले हमने बताया कि जो अधिकतर चारण और भाट कवि थे, वे सब किसी ना किसी राजा के आश्रय में ही रहते थे। और जब राजा के आश्रय में रहेंगे तो उनकी वीरता का गुणगान करना ही पड़ेगा। वीरता का गुणगान करें या उनकी जो भी दान दान देने का गुणगान करें, उनकी प्रशंसा ही करना है। अपने आश्रयदाताओं की आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना चारण कवि अपना कर्तव्य मानते थे। वे अपने नायक की श्रेष्ठता और विपक्ष का जो उनका राजा था उसकी हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में करते थे। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाता के शौर्य की, यश की, वैभव की बड़ी काल्पनिक और अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति की है। पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो इस कोटि की प्रशंसा परक काव्य रचनाएं हैं, जिनमें कवि ने अपने चरित्र नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बताया है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनमें जो प्रवृत्ति थी एक संकुचित राष्ट्रीयता की भी थी, क्योंकि इस काल में जो वीरता थी वो किसी एक केंद्र की नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे राज्यों की, छोटे छोटे राज्यों में बच चुका था और उन्हीं के राजाओं की वीरता का इसमें वर्णन होता था। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें राष्ट्रीय की भावना विस्तृत नहीं थी, बल्कि संकुचित थी। 10-20 गांवों के छोटे से राज्य को ही वे अपना राष्ट्र समझते थे और उनमें संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव था। इसका परिणाम ये हुआ कि विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संगठित होकर वे कभी युद्ध नहीं कर पाए और पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर वे जरा भी विचलित नहीं होते थे। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं द्वारा पददलित किए जाते रहे। अगली प्रवृत्ति या अगली विशेषता है कल्पना की प्राचुर्यता, यानी कि जो साहित्य है इनका, जो काव्य है इनका, उसमें यथार्थ तथ्यता कम और कल्पना ज़्यादा है। चारण कवियों की रचनाएं तो तथ्यपरक नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, केवल कल्पना प्रधान है। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में है, पर इतिहास नाम मात्र का ही है। जैसा कि पहले ही बताया था ऐतिहासिकता के अभाव में कि जो नायक है वो ऐतिहासिक है, लेकिन जो घटनाएं हैं उसमें कल्पना है, तथ्य नहीं है, अतिशयोक्ति है। अपनी जो कल्पना थी उसको अतिशयोक्ति में ये अभिव्यक्त करते थे। वीरता का वर्णन भी इन्होंने काल्पनिक किया है, जिसमें इन्होंने अतिशयोक्ति का ही सहारा लिया है और जो इतिहास है उसके सत्य की अवहेलना भी की है। वीर गाथाओं की को इसी कारण से काल्पनिक कथा युक्त रचनाएं कहना ज़्यादा तर्कसंगत लगता है। विविध छंदों का प्रयोग। अच्छा, ये मुक्तक और प्रबंध काव्य की रचना, इन्होंने अपने जो काव्य रचा गया इसमें दोनों ही प्रकार के काव्यों का सृजन किया है।
मुक्तक काव्य भी लिखे गए हैं और प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं। जैसे पृथ्वीराज हमारा मुक्तक काव्य है, इसी तरह से और कई काव्य इनके मुक्तक रचना में भी लिखे गए हैं। मुक्तक से मतलब वो एक कहानी नहीं होती है, और प्रबंध मतलब एक कहानी को लेकर पूरा काव्य लिखा जाता है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो है तो उसमें पृथ्वीराज के जीवन की घटनाओं को या पृथ्वीराज की जीवनी एक तरह से उसमें लिखी गई है, और लेकिन वो काव्य में लिखी गई है। विविध छंदों का प्रयोग। छंद यानी कि जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, बरवे, इस तरह ये छंद होते हैं। तो इस समय अनेक छंदों का प्रयोग इन्होंने किया था। छंदों की विविधता के कारण चंद्रबरदाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। रासो के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंग अनुकूल नई कल्पना उत्पन्न होती है। भाषा के प्रयोग की दृष्टि से अगर हम देखें, अच्छा हाँ, अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। जैसे जब हम भक्ति काल की रचना पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे, तो इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं उसमें अलंकारों का कोई भी अ, विशेष प्रयास नहीं किया कि हम इस अलंकार में रचना करें। वो रीति काल में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे उसमें सारे अलंकारों का विशेष प्रयास कर करके रचनाएं रची गई। लेकिन इसमें अलंकार जो आए वो स्वाभाविक आए, यानी रचना स्वाभाविक रची गई। अलंकारों का अपने आप से इन्होंने कोई प्रयास करके नहीं किया। हालांकि इसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा जैसे हृदयग्राही अलंकार मिलते हैं। और रसों का क्योंकि इन्होंने मुख्यतः तो वीर रस और श्रृंगार रस किया है, बाकी रस भी मिलते हैं, इसलिए उनमें सभी अलंकार धीरे धीरे जब खोजते हैं तो मिल जाते हैं। अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों की प्रधानता रही है। अतिशयोक्ति तो विशेष रूप से है, क्योंकि हमने जितनी भी अब तक बात की उनमें सभी में बताया कि कल्पना का प्रधानता है, तो वो अतिशयोक्ति पूर्ण इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया है। डिंगल भाषा उसे कहते हैं जिसमें अपभ्रंश और राजस्थानी मिली होती है, और पिंगल उसे कहते हैं जिसमें अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा मिली होती है। तो इस काल में जो साहित्य रचा गया उसमें डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं कि हिंदी का जो आदिकाल, जैसे हमने पहले कहा कि हिंदी का जो विकास हुआ वो आदिकाल से ही हुआ है। तो हिंदी का विकास में जब रचना हम देखते हैं तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है? वो सरहपाद है, 7वीं शताब्दी के हैं। हिंदी की प्रथम रचना सरहपाद की कुछ मुक्तक रचनाएं हैं, और एक ग्रंथ के रूप में अगर हम देखें, यानी कि जो सरहपाद की रचना है वो मुक्तक रचनाएं थी, पुस्तक के रूप में वो नहीं थी। अगर ग्रंथ के रूप में देखें तो पहली हिंदी की जो रचना है, कृति है, पुस्तक है, वो जैन आचार्य देवसेन की लिखी हुई श्रावकाचार है, जो 933 ईस्वी में लिखी गई। अब हम थोड़ा सा आदिकालीन साहित्य का परिचय कर लेते हैं। तो आदिकालीन साहित्य में मुख्य रूप से जो लिखे गए हैं वो रासो काव्य ही लिखे गए हैं। हालांकि कुछ धार्मिक काव्य भी हैं जो जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हम यहाँ रासो साहित्य की ही मुख्य रूप से बात करेंगे, क्योंकि साहित्य में भाषा की दृष्टि से तो हम धार्मिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, लेकिन जब साहित्य की दृष्टि से करते हैं तो धार्मिक साहित्य को उसमें शामिल नहीं करते हैं। तो रासो काव्य में सबसे पहला है पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक चंद्रबरदाई है। यह वीर रस प्रधान ग्रंथ है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है। दूसरा बीसल देव रासो, इसके रचयिता नरपति नाल है, यह श्रृंगार रस प्रधान का ग्रंथ है। और फिर परमाल रासो, उसके लेखक जगनिक है। खुमान रासो, इसके लेखक दलपति विजय है। विजयपाल रासो, इसके कवि नल सिंह है, यह अपभ्रंश का है। और हमीर रासो, ये भी अपभ्रंश में है, इसके लेखक है सारंगधर।
अपभ्रंश में है, लेकिन इसमें हिंदी का प्रभाव है। कुछ ऐसे हैं कि जिसमें अपभ्रंश का प्रभाव कम, हिंदी का ज़्यादा है। और ये विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, ये ऐसे हैं कि इसमें हिंदी का प्रभाव कम, अपभ्रंश का ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि हिंदी का प्रभाव है, इसलिए हम इन्हें हिंदी के आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे जयचंद प्रकाश भट्ट केदार ने लिखी, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि ने लिखी, विद्यापति पदावली विद्यापति ने लिखी, जिसे मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, खुसरो की पहेलियाँ, इसके कवि अमीर खुसरो हैं, और ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ ने लिखी है। तो इस प्रकार हमारा आदिकाल का जो सामान्य परिचय था, ये संपन्न हुआ। अगली वीडियो में मध्यकालीन साहित्य का सामान्य परिचय देंगे, और उसमें भी 2 पार्ट रहेंगे, एक भक्तिकालीन साहित्य और दूसरा रीतिकालीन साहित्य। तो भक्तिकालीन साहित्य की एक वीडियो बना देंगे, रीतिकालीन साहित्य की दूसरी वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।